गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब जो है वो ठीक हो गए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस के मैं आप लोगों का लाइव लेक्चर नहीं ले पाई। हियर द रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू। जी लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने रेस्पिरेटरी असेसमेंट की थी। आज जो हम असेसमेंट करने जा रहे हैं वो बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिन है कि आप एब्डोमिन की जो है वो किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। जी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ हम जनरल अनाटमी देख लेते हैं एब्डोमिन की जो है वो आप, ताकि इजीली जो है वो आप उसकी असेसमेंट को जो है वो आपको समझ आ जाए और आप अंडरस्टैंड कर सको। नॉर्मली जो है वो एब्डोमिन बेसिकली जो है वो जब आप एब्डोमिन की एग्जामिनेशन करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स का, एब्डोमिनल वॉल मसल्स का और इंटरनल अनाटमी ऑफ एब्डोमिनल कैविटी का पता होना चाहिए। सामने स्लाइड में जो है वो आपको क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमिन बताया है, जिसमें एब्डोमिन को 4 क्वाड्रेंट में जो है वो डिवाइड किया है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में और लेफ्ट जो है वो लोअर क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे रीजन तो एब्डोमिनल एरिया बताया कि एब्डोमिनल एरिया को आपने कितने रीजन में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहले ऊपर आपके पास आ जाता है राइट साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर उसके साथ एपिगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके नीचे पे आपके पास राइट लंबर रीजन, एम्ब्लाइकल रीजन और लेफ्ट जो है वो लंबर रीजन आ जाता है। जबकि बिलो अगर आप देख लो तो जो है आपके पास राइट इलिक रीजन आ जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है और लेफ्ट इलिक जो है वो रीजन आ जाता है। उसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिन के जो है वो इर्द गिर्द कौन कौन से जो है वो बेसिकली मसल्स हैं जितने बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स को या एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। तो बेसिकली एब्डोमिन जो है वो कंटेंट जो है वो इंक्लोज होते हैं एक्सटर्नली बाय द एब्डोमिनल वॉल मस्कुलेचर से, जिसमें 3 लेयर्स ऑफ मसल्स जो है वो बेसिकली आ जाते हैं। जो आउटरमोस्ट लेयर है वो जिन मसल से जो है वो साउंडेड हुई होती है वो आपके पास आ जाती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। मिडल लेयर जो है वो इंटरनल ओब्लिक मसल से जो है वो साउंड हुई होती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें जो है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है वो मसल्स होते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो आपको, अगर आप ये प्रीवियस स्लाइड में देखो तो ये आपको पास जो है ये यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल दिखाए हुए हैं, इसके साथ ही जो है वो इंटरनल ओब्लिक मसल दिखाए हुए हैं और इसके जो है बिल्कुल अंदर करके जो है आपके पास ये ट्रांस एब्डोमिनस जो है वो मसल है जो है वो दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपका एब्डोमिन जो है वो बॉर्डर होता है सुपीरियरली बाय कोस्टल मार्जिन से, ठीक है, इन्फीरियरली जो है बाय सिम्फाइसिस प्यूबिस से और जो एंड इंग्वाइनल केनाल से और लेटरली जो है वो फ्लैंक से जो है वो बॉर्डर हुआ होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली जो है वो एक थिन शाइनी सीरस मेम्ब्रेन दिखाई है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो कवर किया होता है। अब पेरिटोनियम में भी जो है उसकी 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक पैरेटल पेरिटोनियम आ जाती है, दूसरे विसरल पेरिटोनियम आती है। जो पैरेटल पेरिटोनियम में आउटर कवरिंग है जिसने जो है वो एब्डोमिनल कैविटी को एक्सटर्नली लाइन किया होता है, जबकि जो विसरल पेरिटोनियम में इसने जो है वो इंटरनल जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको कवर किया होता है, यानी उसके इर्द गिर्द जो है ये प्रोटेक्टिव शीट है। नीचे अगर आप पिक्चर में देखोगे तो इसमें जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल दिखाया और लीनिया एल्बा जो है वो दिखाया। लीनिया एल्बा जो है ये बेसिकली एक वाइट लाइन सी है। ये वाइट लाइन कैसे बनती है कि जितने भी रेक्टस एब्डोमिनस और जो पीछे हमने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स वगैरह पढ़े हैं या जो आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल या इंटरनल ओब्लिक मसल, ये सारे जो है वो लाइन होते हैं मिड लाइन पे। ठीक है, मिड लाइन पे जब लाइन होते हैं तो एक वाइट सी लाइन फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं लीनिया एल्बा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो बेसिकली इसमें जो है वो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन दिखाया कि एब्डोमिनल कैविटी में अब हमारे डिफरेंट सिस्टम आ जाता है, जैसे यूरिनरी सिस्टम भी इसमें आता है, जीआई सिस्टम आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो उन सब को कलेक्टिवली जो है वो इन सारे स्ट्रक्चर को एब्डोमिनल विस्ट्रा का जो है वो नाम दिया गया। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आ जाते हैं तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिफरेंट सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया जिससे एब्डोमिनल विस्रा बनता है। एब्डोमिनल विस्रा में आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, सॉलिड विस्रा आ जाता है और एक होलो विस्रा आता है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सॉलिड विस्रा में जो है वो कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं होलो विस्रा में। सॉलिड विस्रा में बेसिकली वो ऑर्गन आते हैं जो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं करते, जैसे लिवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, ओवरीज और यूट्रस वगैरह आ जाते हैं। जबकि जो होलो आपके पास विस्रा उसमें जो है वो ऑर्गन्स आ जाते हैं जो अपनी शेप है चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेंट। जैसे स्टमक खाना कम ज़्यादा खाया उस लिहाज से उसकी शेप चेंज हो सकती है। गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लैडर वगैरह जो है वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको होलो जो है वो विसरा बोलते हैं, इनके अंदर जो है वो ये ऑर्गन्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको
ये सॉलिड विस्तारा के अंदर कुछ ऑर्गन्स की डिटेल बताई कि लिवर जैसे हमारा लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गन इन द बॉडी है, लोकेटेड होता है बिलो द डायफ्राम, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो देख सकते हो, बिलो द डायफ्राम जो है वो लोकेटेड होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। लिवर की जो चारों लोब्स हैं वो भी तकरीबन जो होता है राइट अपर क्वाड्रेंट को उसने जो है वो फिल किया होता है। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन तक एक्सटेंड हुआ होता है लिवर, ठीक है। और जो बहुत सारे लोग में होता है जिसमें लिवर जो है वो बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। ये जो राइट कोस्टल मार्जिन है ये इससे बिलो जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है, तो आप इसकी जो है वो टिप ऑफ द लिवर जो है उसको फील कर सकते हो, इसको पल्पेट जो है वो पल्पेटेड हो सकती है, ठीक है, पल्पेबल होती है। जबकि पेंक्रियाज जो है वो लोकेटेड होता है मोस्टली बिहाइंड द स्टमक डीप इन द अपर एब्डोमेन में, उसको पल्पेबल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका एक्सटेंड हुआ होता है राइट अपर क्वाड्रेंट से लेकर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट तक जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। फिर स्प्लीन आ जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर वाइड होती है, लोकेटेड होती है अबव द लेफ्ट किडनी और जस्ट बिलो द डायफ्राम जो है वो लोकेटेड होती है एट द लेवल ऑफ 9th 10th 11th। तो भी आपके पास MCQ में ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। सॉफ्ट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये भी नॉर्मली पल्पेबल नहीं होता, लेकिन जो बहुत सारे कुछ ऐसे हेल्दी क्लाइंट्स होते हैं जिसमें आप इसकी लोअर टिप को जो है वो बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन फील कर सकते हो। जैसे आप ये पिक्चर में देख लो, पिक्चर में देखोगे इसकी किडनी थोड़ी सी अगर इनलार्ज हुई है तो उस केस में जो है वो आपको फिर ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन पे जो है वो आप उसको पल्पेट कर सकते हो, ठीक है, वो यानी पल्पेबल होती है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है किडनी जो है वो बेसिकली लोकेटेड होता है हाई और डीप अंडर द डायफ्राम, ठीक है। पोस्टीरियर ऑर्गन कंसिडर किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो विद द लेवल ऑफ थोरेसिक 12 टू थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक जो है वो ये एक्सटेंड हुई होती है किडनी। पोस्टीरियर जो इसका टॉप जो है वो किडनी का वो प्रोटेक्ट होता है बाय द पोस्टीरियर रिब केज से। किडनी की अगर किडनी टेंडर हुआ हो यानी इन्फ्लेमेशन वगैरह वहाँ पे हुई है, इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उस केस में जो किडनी टेंडरनेस है वो आप असेस कर सकते हो कोस्टोवर्टेब्रल एंगल में। अगर आप शुरू में याद करो जब आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था हेल्थ असेसमेंट का, तो उसमें हमने देखा था कि आप थ्रू पल्पेशन जो है वो आप कोस्टोवर्टेब्रल एंगल मतलब किडनी टेंडरनेस को डिटरमिन कर सकते हो। उसमें बेसिकली आप कोई परकशन के जरिए पल्पेशन के कोस्टोवर्टेब्रल जो एंगल है वहाँ पे आप परकस करते हो सिंगल हैंड यूज़ करके, तो अगर पेशेंट को पेन होता है दिस मीन जो है वो किडनी टेंडरनेस प्रेजेंट है। राइट किडनी जो है वो नॉर्मली पोजीशन होती है स्लाइटली लोअर बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द लिवर की वजह से स्लाइटली लोअर होती है, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। राइट किडनी जो है थोड़ी नीचे है क्योंकि लिवर की वजह से। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है और जो राइट किडनी इसलिए जो है वो इंटीरियरली आप उसको पल्पेट कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जो आपके पास थिन क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर पल्पेट जो है वो आप कर सकते हो उसका बॉटम पार्ट जो है। प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट यूट्रस है तो आप उसको पल्पेट कर सकते हो अबव द लेवल ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन द मिड लाइन में। ओवरीज जो है वो राइट और लेफ्ट जो है राइट जो है आपके पास लेफ्ट क्वाड्रेंट में राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो है वहाँ पे लोकेटेड होती हैं और नॉर्मली पल्पेटेड होती हैं बाई मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल जेनिटल एरिया की। जब आप इंटरनल जेनिटल एरिया की बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करवा रहे हो तो उस दौरान जो है वो आप इसको पल्पेट कर सकते हो, ओवरीज को पल्पेट कर सकते हो, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे होते हैं आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो है वो ओवरीज जो है वो आपकी लोकेटेड होती हैं। फिर होलो विसरा में जो है वो बेसिकली जो है आपका स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। द स्टमक जो है वो बेसिकली डिस्टेंसिबल फ्लास्क लाइक ऑर्गन होता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपसे MCQ में आ सकता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है बिलो द डायफ्राम, लिवर और स्प्लीन के दरमियान प्रेजेंट होता है और नॉर्मली जो है वो पल्पेबल जो है वो नहीं होता। गॉल ब्लैडर जो होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर सैक है बेसिकली। पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लिवर जो है वो प्रेजेंट होता है लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ये भी नॉर्मली पल्पेटेड जो है वो नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली आपका डाइजेस्टिव पार्ट का लार्जेस्ट पार्ट है, 7 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन चूँकि इसका डायमीटर कम होता है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और ये भी नॉर्मली पल्पेटेड नहीं होता, लेकिन तमाम क्वाड्रेंट्स में जो है वो कॉइल हुई होती है। स्मॉल एब्डोमिनल के जो चारों क्वाड्रेंट हैं अपर लोअर जो होता है राइट लेफ्ट जो क्वाड्रेंट है उनके अंदर ये जो है वो कॉइल हुई होती है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर वाइडर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है, जबकि 1.4 मीटर जो है वो लंबी होती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट से जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट से जो है वो ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई होती है। क्लोन जो है वो फर्दर जो है वो सेंडिंग क्लोन में जो है वो फर्दर
3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो आप सीकम आता है, फिर आपके पास असेंडिंग क्लोन आता है, फिर ट्रांसवर्स क्लोन, फिर डिसेंडिंग क्लोन, और डिसेंडिंग क्लोन से जो है वो आगे फिर जो है वो आपके पास आ जाता है सिग्मॉइड क्लोन, और फिर जो है वो रेक्टम मोएनस आ जाता है। ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग क्लोन जो है वो आप पल्पेशन पे फील उसको कर सकते हो, ट्रांसवर्स को और डिसेंडिंग क्लोन को, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर सैक है, ठीक है, बिहाइंड द प्यूबिक बोन होता है, मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन, और जब ये फिल विद द यूरन हो तो आप इसको पल्पेट कर सकते हो, ये पल्पेटेड होता है। ये आपके पास पिक्चर में सामने दिखाया हुआ है कि जो है जो आपके पास फर्स्ट है रीजन है एब्डोमेन का, उसमें कौन कौन से आते हैं, सेकंड में, थर्ड में और कौन होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में भी दिखाया हो कि आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो है वो, और इसी तरह लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर हमारे पास ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स का इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दिखाया है, इसमें आप देख लो अगर आपको कोई ऑर्गन की आपने पोजीशन वगैरह देखनी है तो। फिर नेक्स्ट वास्कुलर स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरीके से हो रही है। मेनली जो है एब्डोमिनल एओर्टा वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। आप एओर्टा की पल्सेशन जो है वो विजिबल होती है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मिड लाइन इन द अपर एब्डोमेन में, ठीक है, आप वो फील कर सकते हो, उसकी पल्सेशन को जो है वो मतलब विजिबल होती है, आप उसको देख सकते हो। एओर्टा जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा फर्दर डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट इलिक आर्टरी में, यूँ फिर जो है वो थ्रू आउट एब्डोमेन ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। राइट और लेफ्ट इलिक आर्टरीज की भी पल्सेशन जो है वो आप फील कर सकते हो, राइट लोअर क्वाड्रेंट में और लेफ्ट जो है वो लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो राइट आपके पास जो है वो इलिक आर्टरी और लेफ्ट जो है वो आर्टरी, ठीक है, ये आपका एब्डोमिनल एओर्टा। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम, कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो आपकी GI सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन आती है। एब्डोमिनल पेन फिर आगे 3 तरह की हो सकती है, विसरल पेन हो सकती है, पाइटल पेन हो सकती है, रेफरल पेन हो सकती है। जो विसरल पेन है वो बेसिकली ऑर्गन्स की पेन है, अगर कोई ऑर्गन में जो है वो डिस्टेंडेड हो गया है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या इनलार्ज हो गया तो उसकी वजह से विसरल पेन होगी। जबकि जो पाइटल पेन है वो जो है वो इन केस ऑफ पेरिटोनाइटिस हो जाता है, यानी जब वो आपकी पाइटल पेरिटोनियम इन्फ्लेम हुई है तो उस केस में जो है वो आपको पाइटल जो है वो पेन हो सकती है, या अपेंडिसाइटिस के केस में जो है वो हो सकती है। रेफर पेन वो है जो पेन बेसिकली एक जगह पे हो रही है लेकिन वो वहाँ से आगे रेडिएट हुई है, ठीक है, दूर तक आपको जो है वो फील हो रही है, जैसे स्टमक पेन चेस्ट एरिया पे जो है वो फील होती है, ठीक है, वो हो सकती है। इंडाइजेशन हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, नौदिया वॉमिट हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम के साथ सकता है, जॉन्डिस के साथ इची स्किन, ठीक है, अगर उसका जो है वो बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इची स्किन हो सकता है, डार्क यूरिन हो सकता है इन केस ऑफ एनी लिवर डिजीज, सिरोसिस, ठीक है। कुछ जो है वो GI डिसऑर्डर बताएं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है, जैसे GI अल्सर के साथ, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ, इन्फ्लेमेटरी या ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल डिजीज़ के साथ, पैंक्रियाटाइटिस के साथ, गॉल ब्लैडर लिवर डिजीज़ के साथ, डाइवर्टिकुलोसिस के साथ, या अपेंडिसाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है आपके पास। ये डिफरेंट साइट्स बताई हैं जहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो सकती है, जैसे अगर इस एरिया पे है तो नॉर्मली पेप्टिक अल्सर पेन होती है, अगर इस साइड पे गॉल ब्लैडर पेन को शो करता है, ये फ्लैंक एरिया में है तो ये किडनी पेन को शो करता है, अगर तो इधर नीचे करके है, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में तो ये अपेंडिसाइटिस की पेन हो सकती है, ठीक है, और ये नीचे जो है वो मेंस्ट्रुअल पेन और ओवेरियन पेन वह को दिखाया हुआ है। अब आ जाते हैं कि आप अपने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हो, ठीक है। बेसिकली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले आप पेशेंट को पहले प्रिपेयर करते हो। उसमें सबसे पहले तो आप पेशेंट को ये कहते हो कि अपने ब्लैडर एम्प्टी करके यानी यूरिनेट जो है वो होके आए, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर फिल होगा तो ड्यूरिंग जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो पेशेंट इरिटेट हो सकता है, ठीक है, वॉइडिंग का चांस हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए जो है वो आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसे कहते हो अपनी एलिमिनेट करके आए यानी एम्प्टी करके आए, ठीक है। 7 पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप अपने कपड़ों को जो है वो चेंज करके गाउन पहन लो ताकि एग्जामिनेशन जो है वो आसानी से हो जाए। पेशेंट को इतने सीधा लेट जाए, अपने आर्म या तो चेस्ट के ऊपर फोल्ड कर ले या साइड पे जो है वो आराम से प्लेस कर, ठीक है। पेशेंट को पहले आप सारा कुछ बताते हो कि प्रोसीजर क्या क्या आप करने जा रहे हो ताकि वो मेंटली रिलैक्स रहे, ठीक है। फिर एक तकिया जो है उसके सर के नीचे रख लेते हो और जो है वो उसको कहते हो कि अपनी जो है वो लेग्स को फ्लेक्स कर ले, और वहाँ पे भी आप पिलो वगैरह रख सकते हो ताकि उसके एब्डोमिनल मसल जो है वो स्ट्रेच ना हो, रिलैक्स रहे, ठीक है।
फिर आप उसके जो है वो एक शीट से जो है वो उसको कवर कर देते हो, ताकि जितना एरिया आपने एग्जामिन करना है सिर्फ वो अनकवर हो, पेशेंट भी इजी फील करे। जैसे आप जो है आपको एब्डोमिन आपको कहाँ से आपने मतलब जो उसको नोट करना है, लो रिब केज से लेकर प्यूबिक एरिया तक आप उसको जो है वो अनकवर करते हो, बाकी एरिया को कवर कर देते हो शीट के साथ। फिर उसको क्लाइंट को आप बताते हो कि आप थोड़ा लंबा गहरा सांस ले लें ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। एब्डोमिन को टच करने से पहले आप मेक श्योर करते हो कि आपके हाथ वार्म है, आप अपने हाथ को रब करके वार्म कर लेते हैं ताकि पेशेंट को एकदम से जो है वो कपकपी ना हो, ठीक है। फिर आप पेशेंट से पहले पूछ लेते हो कि कोई पेनफुल एरिया तो नहीं है या कोई टेंडर एरिया तो नहीं है। अगर उसको कहीं दर्द शर्द हो रही है तो उस एरिया को आप सबसे लास्ट में एग्जामिन करते हो। अगर आप उसको पहले एग्जामिन कर लोगे तो आपकी फाइंडिंग्स गलत आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पेनफुल एरिया को प्रेस कर दिया तो वहाँ से वो पेन आगे रेडिएट हो जाए, तो फिर आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे नहीं आ सकते हो कि मेन पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो आपकी फाइंडिंग्स गलत हो सकती हैं। इसलिए जो पेनफुल या टेंडर एरिया होता है उसको सबसे लास्ट में जो है वो असेस किया जाता है। इक्विपमेंट्स में हमें एक स्मॉल पिलो या रोल ब्लैंकेट वगैरह चाहिए होगा, सेंटीमीटर रूलर चाहिए, ठीक है, स्टेथोस्कोप चाहिए और मार्किंग जो है वो पेन वगैरह जो है वो चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंस्पेक्शन, क्या आप किस तरीके से करते हो। इसमें आपने सिर्फ अपनी विजन की सेंस को यूज़ करके करना है। सबसे पहले आप स्किन का कलर देखते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपने असेस करनी है वो आप ओवरऑल एब्डोमेन का जो है वो कलर देख लेते हो, एब्डोमेन की स्किन का कलर क्या होता है। नॉर्मली जो है वो स्किन का कलर वैसे ही होता है जैसा आम बॉडी का होता है, लेकिन लाइट वो मे भी पेलर हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो एब्डोमेन का एरिया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सनलाइट या इसमें डायरेक्टली एक्सपोज जो है वो सेल्डम एक्सपोज हुआ होता है, ठीक है। इस वजह से इन केस ऑफ एब्नॉर्मेलिटी क्या हो सकती है कि वहाँ पर्पलिश डिस्कलरेशन हो सकती है एब्डोमेन की, ठीक है, या येल्लोइश डिस्कलरेशन हो सकती हैं, ठीक है, या पेल स्किन हो सकती है, या वहाँ पे कोई ब्रूजेस वगैरह हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। अगर तो पर्पलिश डिस्कलरेशन है, इसको ग्रे टर्नल साइन भी कहते हैं। जैसे आप ये सामने पिक्चर में जो है वो ये देख लो, ये बी वाली में आपको ग्रे टर्नल साइन है। बेसिकली पर्पलिश डिस्कलरेशन होती है फ्लैंक एरिया पे, ये शो करता है कि एब्डोमिनल वॉल में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है ये पर्पल जो है वो डिस्कलरेशन है, ठीक है। वो कोई हो सकता है किडनी का कोई ट्रॉमा हुआ हो, पेंक्रियाज को कोई ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे कोई इंजरी वगैरह हुई है, ड्यूडेनम या पेंक्रियाटाइटिस के केस में जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो फिर ये पर्पलिश डिस्कलरेशन जो है वो प्रेजेंट होती है द फ्लैंक, ठीक है। इन केस ऑफ जॉन्डिस जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो सकती है। असाइटिस के केस में स्किन जो है वो पेल हुई हो सकती है, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन वहाँ पे वहाँ कोई है तो वो एरिया सारा रेड और टेंडर हो सकता है, ठीक है जी। जैसे आप सामने पिक्चर में देख लो ग्रे टर्नल साइन दिखा है, साथ में कॉलन साइन है जिसमें अराउंड द अम्बिलिकस जो है वो ये ब्लूइश डिस्कलरेशन है। फिर आप सेकेंडली सबसे पहले हमने उसका कलर देखा, अब हम उसकी वास्कुलैरिटी जो है वो चेक कर लेते हैं एब्डोमिनल स्किन की। नॉर्मली वहाँ पे आपको स्कैटर्ड फाइन वेन्स जो है वो विजिबल हो रही होंगी, ठीक है, बिल्कुल फाइन वेन्स होंगी, प्रोमिनेंट नहीं होंगी जैसे सामने पिक्चर में। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डायलेटेड वेन नज़र आए हैं, फाइन सी वेन आपको विजिबल हो सकती हैं, ठीक है, या आपको डायलेटेड सुपरफिशियल कैपिलरीज जो है वो विजिबल हो सकती हैं विदाउट एनी पैटर्न के, ठीक है, ओल्डर क्लाइंट्स में या सनलाइट में जो है वो हो सकती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एब्नॉर्मेलिटी में जो है वो क्या होगा, डायलेटेड वेन आपको नज़र आएंगी सिरोसिस में, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीना केवा में, इन्फीरियर वीना केवा के ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, या पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस केस में डायलेटेड वेन जो है वो एब्डोमेन पे नजर आएंगे, जैसे आप ये सामने पिक्चर में जो है वो देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो आप इसके अलावा आपको डायलेटेड जो है वो सरफेस आर्टीरियोल्स या कैपिलरीज जो है वो एक सेंटर स्टार की फॉर्म में भी जो है वो विजिबल हो सकती हैं। ये बेसिकली लिवर डिजीज में पोर्टल हाइपरटेंशन को शो करते हैं, जिसको स्पाइडर एंजियोमा भी कहते हैं, जैसे आप पिक्चर में अगर आप याद करो तो आपने स्किन असेसमेंट में भी जो है वो ये चीज़ पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो है वो आपने पहले इसका कलर देख लिया एब्डोमेन का, फिर आपने वास्कुलैरिटी चेक कर ली। अब देखते हो अब वहाँ पे कोई स्ट्राइप तो नहीं है, कोई दाग शाग तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है। नॉर्मली ओल्ड सिल्वरी या वाइट स्ट्राइप प्रेजेंट हो सकते हैं, ये स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी या वेट गेन की वजह से स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आप ये सामने पिक्चर में जो है वो देखो स्ट्रेच मार्क वेट गेन के केस में, और ये जो है वो वैसे आपके पास ओल्ड सिल्वरी जो है वो वाइट स्ट्राइप प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है। इन केस ऑफ एब्नॉर्मेलिटी क्या हो सकता है कि डार्क ब्लूश पिंक स्ट्राइप प्रेजेंट होते हैं, दैट शोज के पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, पेशेंट इज हैविंग अ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है।
या फिर स्ट्राई जो है वो एसाइटिस के केस में जो है वो आपके पास स्ट्राई प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। दैट शोज़ के पेशेंट को लिवर डिजीज़ है, लिवर फेलियर जो है वो हो चुके हैं। जैसे आप सामने पिक्चर में देख लो, ये डार्क ब्लूइश पिंक स्ट्राई नज़र आ रहे हैं। ये एसाइटिस में जो है वो इस तरह की पेल स्किन होती है। ये यहाँ पे तो शायद पेल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ये स्ट्राई है देख लो, ठीक है, वो होते हैं। फिर उसके बाद अब तक हम क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हमने कलर चेक किया, कलर के बाद हमने वास्कुलैरिटी चेक की स्किन की, फिर हमने स्ट्राई देखा। अब हम देखेंगे कि कोई स्कार है तो नहीं प्रेजेंट एब्डोमेन पर। अभी तक हम अपनी विजन की सेंस को यूज़ करके एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सोर्स ऑफ स्कार पूछ लेंगे, अगर स्कार जो है वो प्रेजेंट है, फिर आप सेंटीमीटर रूलर लेके स्कार की लेंथ को मेजर कर लेते हो कि उसकी स्कार की जो है वो लेंथ जो है वो कितनी है। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट करना है उसकी लोकेशन को, क्वाड्रेंट की जो है वो आप मतलब स्कार किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है उसको आप देख लेते हो, कौन सी रेफरेंस लाइन में प्रेजेंट है उसको मेंशन कर लेते हो, उसकी शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, या उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको आप देख लेते हो। जैसे 3 सेंटीमीटर वर्टिकल स्कार जो है वो, जैसे ये इस तरीके से आप लिखते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, 3 सेंटीमीटर वर्टिकल स्कार है, हॉरिजॉन्टल स्कार है, वो आप मेंशन कर देते हो। कौन से क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में है तो आप वो मेंशन कर देते हो। 4 सेंटीमीटर बिलो द एम्ब्लाइकस और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो। नॉर्मली जो है वो कोई स्कार वगैरह नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, या हो सकता है तो स्मूथ से या ओल्ड जो है वो पुराने से हल्के फुल्के स्कार जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोई चोट वगैरह लगती है, कोई जख्म वगैरह, कोई दाना शाना निकलता है, तो उसमें जो है वो छोटा सा कोई स्कार वगैरह ओल्ड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी में क्या हो सकता है, नॉन हीलिंग स्कार प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जो नॉन हीलिंग हो, जिसकी वजह से रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हुई होगी, जैसे आप ये सामने पिक्चर में देख सकते हो, नॉन हीलिंग वुंड दिखाया हुआ है और ये स्कार है जो है वो दिखाया हुआ है। इसके अलावा जो आप देखते हो कोई इरेगुलर डीप इरेगुलर स्कार तो नहीं प्रेजेंट, इन केस ऑफ बर्न जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख लो इरेगुलर से आपको स्कार नज़र आ रहा है, आप इसको देख लेते हो। फिर आप देख लेते हो केलॉइड्स तो नहीं प्रेजेंट, ये भी आपने स्किन असेसमेंट में पढ़ा था, जिसमें किसी ट्रॉमा या सर्जरी के बाद जो है वहाँ पे एक्सेसिव स्कार टिश्यू बन जाता है, जैसे कि सामने पिक्चर में, ठीक है, तो आप ये देख लेते हो। फिर अब आ जाता है, अब आपने स्कार को इंस्पेक्ट कर लिया, अब आ जाते हो आप देखते हो कोई लीजन या रैशेज वगैरह तो नहीं है वहाँ पे। नॉर्मली कोई एब्डोमेन जो है वो फ्री ऑफ लीजन और रैशेज होता है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता स्मॉल से ब्राउन मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल कंसिडर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मोल्स का साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका कलर चेंज होता है, उसकी सिमेट्री चेंज हो रही है, तो फिर आप उसको नोट डाउन करते हो कि मतलब कोई जो है वो कार्सिनोमा तो नहीं है, खुदा ना खाता, या कोई और जो है प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जो है वो कोई ब्लीडिंग मोल या पेटिशिया वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ये इन केस ऑफ एब्नॉर्मैलिटी ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर आप एम्ब्लाइकस को इंस्पेक्ट करते हो, उसमें सबसे पहले आप एम्ब्लाइकल एरिया का कलर नोट करते हो, उसका कलर कैसा है, लोकेशन के एम्ब्लाइकस कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ऑफ द लाइन प्रेजेंट है या नहीं है, उसका कंटोर कैसी, शेप कैसी है एम्ब्लाइकस की, आप वो देखते हो। नॉर्मली एम्ब्लाइकल्स की स्किन टोन वही होती है जो आम एब्डोमिनल स्किन टोन होती है, वही वैसी ही होती है। एम्ब्लाइकस की अगर आप पोजीशन पे देखो तो मिड लाइन होता है एट द लेटरल लाइन पे, ठीक है। कंटोर देखो तो इन्वर्टेड होता है या प्रोट्रूडिंग आप कह लो होता है, नो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, राउंड होता है, कॉनिकल होता है, यानी कोन शेप होता है। इन केस ऑफ एब्नॉर्मैलिटी में क्या हो सकता है कि वहाँ पे अराउंड द एम्ब्लाइकस ब्लूइश या पर्पस डिस्कलरेशन हो सकती है, जिसे कॉलन साइन भी कहते हैं। पीछे पिक्चर में भी आपने देखा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अराउंड द एम्ब्लाइकस जो है वो ब्लूइश कलर की जो है वो ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन होती है, उसको कहते हैं कॉलन साइन, ठीक है। दैट शोज़ कि कहीं ना कहीं अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग है। इसके अलावा डेविएटेड एम्ब्लाइकस हो सकता है, वो तब हो सकता है अगर कोई ऑर्गन लार्ज हुआ हर्निया है, कोई फ्लूइड है या स्कार टिश्यू या कोई मैस है, तो उसकी वजह से वो एम्ब्लाइकस अपनी उसकी पोजीशन जो है वो डेविएट हुई होती है, जैसे आप ये सामने पिक्चर देख सकते हो डेविएटेड एब्डोमिन, ये इधर की एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से जो एम्ब्लाइकस है वो डेविएट हुआ है। फिर आप नेक्स्ट इवर्टेड तो नहीं एम्ब्लाइकस, वो आप देखते हो, वो शो करता है कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक है, या एम्ब्लाइकल कोई हर्निया वगैरह तो नहीं, उसमें भी जो है वो इवर्टेड एम्ब्लाइकस हो सकता है, जैसे आप ये सामने पिक्चर में जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप उसका कंटोर चेक करते हो, एब्डोमिनल कंटोर चेक करते हो, उसमें आप पेशेंट को कहते हो, आप इसको बेड पे लिटा के जो है वो आप एट आई लेवल पे क्लाइंट की साइड से उसको देखते हो, बिहाइंड द क्लाइंट हेड, वहाँ से आप उसको देखते हो, फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड, वहाँ से आप उसकी एब्डोमिन की जो है वो कंटोर चेक करते हो, साथ आप एब्डोमिनल गर्थ भी जो है वो चेक कर लेते हो, ठीक है।
अब नॉर्मली जो है वो एब्डोमेन फ्लैट होता है, राउंड होता है, स्केफाइड होता है, ठीक है, यानी थोड़ा सा जो थिन लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा अंदर गया हुआ होता है, ठीक है, और इवनली राउंडेड होता है। लेकिन इन केस ऑफ एब्नॉर्मैलिटी क्या हो सकता है, एब्डोमेन प्रोट्रूबेंट हो सकता है, या वहाँ पे जो है वो बिलो एम्ब्लाइकस या अबव एम्ब्लाइकस डिस्टेंशन हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, या एब्डोमेन जो है वो स्केफाइड हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये सामने पिक्चर में देखो तो ये फ्लैट एब्डोमेन दिखाया हुआ, फिर स्केफाइड दिखाया हुआ, ये डिस्टेंडेड एब्डोमेन दिखाया हुआ। ये सांप वाली पिक्चर में भी फ्लैट, स्केफाइड, प्रोट्रूबेंट और ये राउंडेड जो है वो एब्डोमेन की शेप दिखाई हुई है, ठीक है। जनरलाइज जो आपके पास नॉर्मली जो प्रोट्रूबेंट या डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है वो शो करता है ओबेसिटी को, कर सकता है एयर या फ्लूइड एक्यूमुलेशन को शो करता है। अगर तो डिस्टेंशन जो है वो एब्डोमेन में जो है वो बिलो एम्ब्लाइकस हुआ, इसका मतलब ब्लैडर फिल है, कोई यूट्राइन एनलार्जमेंट है, या ओवेरियन ट्यूमर या सिस्ट हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंशन अपर एब्डोमेन में है तो दिस मीन जो है वो कोई गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकती है, या पेंक्रियाज मैसेज ऑफ पेंक्रियाज की वजह से हो सकती है। स्केफाइड एब्डोमेन जो है वो स्टारवेशन में, वेट लॉस में जो है वो नजर आता है, टर्मिनल इलनेस में जिसमें इतनी ज़्यादा जो है वो वीकनेस होती है जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो एब्डोमेन जो है वो स्केफाइड होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास ये आप पिक्चर में दिखाया कि आप एब्डोमिनल गर्थ को जो है वो किस तरीके से मेजर करते हो। एक एंची टेप लेते हो, एंची टेप लेके जैसे सामने आपको पिक्चर में दिखाया इस तरीके से जो है वो आप पेशेंट की जो है एब्डोमिनल गर्थ को जो है वो चेक कर लेते हो। ये डेली जब आप पेशेंट को करते हो, डेली बेसिस पे आप पेशेंट को कहते हो कि आप अपनी चेक करो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको रीडिंग में, ठीक है। एसाइटिस वगैरह के पेशेंट्स में नॉर्मली उन्हें कहा जाता है कि आप ये चेक करो लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में। फिर आप उसकी एब्डोमिनल सिमेट्री जो है उसको असेस करते हो, जिसमें आप क्लाइंट को लुक करते हो क्लाइंट के एब्डोमेन पे जब वो लेटा हुआ होता है रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स स्पाइन पोजीशन में, तो उसमें आप देखते हो कोई हर्निएशन तो नहीं है, कोई डायस्टेसिस रेक्टाई तो नहीं है, या कोई मैस है तो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं प्रेजेंट, ठीक है। उसके लिए आप देखते हो उसमें क्लाइंट को आप कहते हो अपना सर थोड़ा ऊंचा करे, रेस्ट करे, तो उससे आप देख लो कोई बल्जिंग तो नहीं है, कोई प्रोट्रूजन वगैरह तो नहीं है। नॉर्मली जो है एब्डोमिनल सिमेट्री होता है, सिमेट्रिक होता है, कोई उसमें बल्जिंग शल्जिंग नहीं होती जब पेशेंट अपना सर को ऊंचा करता है, रेस करता है। एसिमेट्री हो सकती है इन केस ऑफ ऑर्गन इनलार्जमेंट में, लार्ज मैस में, हर्निया में, डायस्टेसिस रेक्टाई में और बावल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि डायस्टेसिस जो है रेक्टाई क्या है, बेसिकली ये जब बेसिकली आपको आगे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जब सेपरेट होते हैं आपस में, वैसे वो आपस में जुड़े होते हैं दोनों साइड पे राइट लेफ्ट, लेकिन जब वो सेपरेट हुए हों तो उसको कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पिक्चर में देखते हो नॉर्मल एब्डोमेन में आपका रेक्टस एब्डोमिनल मसल है, बीच में लीनिया एल्बा होता है, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान स्पेस बढ़ जाती है तो उसको फिर आप डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं, ठीक है। ये आपको सामने पिक्चर में नजर आया कि इस तरीके से जो है ये विजिबल होती है। फिर आप एब्डोमिनल मूवमेंट को इंस्पेक्ट करते हो, जब क्लाइंट ब्रीथ करता है आप देखते हो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। नॉर्मली जो मेल पे क्लाइंट होते हैं उनमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वहाँ पे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो डिमिनिश है तो दिस मीन शो करता है पेशेंट को पेरिटोनियल इरिटेशन है, ठीक है। आप एओर्टिक पल्सेशन को ऑब्जर्व करते हो, नॉर्मली जो है वो आपको स्लाइड सी पल्सेशन एब्डोमिनल एओर्टा की फील होती है, विजिबल होती है एपिगैस्ट्रिक एरिया पे, ठीक है। एब्नॉर्मैलिटी में जो है वो एग्जेजरेटेड पल्सेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। अगर पेशेंट को जो है वो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हुआ, एन्यूरिज्म क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा यानी वो जो आर्टरी है उसकी इनलार्जमेंट होती है ड्यू टू एनी वीकनेस ऑफ आर्टीरियल वॉल, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करते हो फॉर पेरिस्टाल्टिक वेव्स के, नॉर्मली जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो नॉर्मल जो है पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो आपको सीन नहीं होती, ठीक है। हाँ, बहुत अगर पतले पेशेंट पतला अगर कोई क्लाइंट आपके पास वीक क्लाइंट है तो उसमें जो है वो फील हो सकती है लाइक अ वेव, स्लाइट वेव की। लेकिन अगर आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है और प्रोग्रेस कर रही है ना रिपल लाइक फैशन में, यानी वेव की फॉर्म में लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट से लेकर जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो ये शो करता है कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। चलिए जी, इसके साथ हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आस्कल्टेशन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।